नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टोटल आपको यहां पर 60 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। सभी एग्जामों में पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ जो 60 प्रश्न है वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो प्रश्न समझाने लायक होगा उनको समझाया भी जाएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर तरह की PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पेडागोजी का। पेडागोजी शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि पेडागोजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यूनानी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मनी भाषा से या फिर फ्रेंच भाषा से। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो पेडागोजी शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। किससे हुई है? यूनानी भाषा से। चलिए अगला प्रश्न है पेडागोजी का अर्थ। यहाँ पर पेडागोजी का अर्थ बताना है, या फिर पेडागोजी को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण विधियाँ कहते हैं, शिक्षण चर कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं या फिर शिक्षार्थी कहते हैं। तो यहाँ पर भी सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि पेडागोजी को शिक्षण विधियाँ कहते हैं या फिर इसका अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र को शिक्षण विधियों की कला किसने माना है? इंपोर्टेंट है, किसने माना है? शब्दकोश ने, मुनरो ने, TP नन ने या फिर फ्रोबेल ने। यहाँ पर जो 60 प्रश्न मिलेंगे वो सिर्फ आपको पेडागोजी से ही संबंधित मिलेंगे, अन्य कोई भी प्रश्न आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो सभी के सभी पेडागोजी से संबंधित है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है शिक्षण शास्त्र को शिक्षण विधियों की कला किसने माना है? तो ये शब्दकोश ने माना है, याद रखिएगा, किसने माना है? शब्दकोश ने। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र है क्या है? कला है, विज्ञान है, A एवं B दोनों है या फिर प्रयोग है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षण शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षण शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो कला के रूप में और दूसरा विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो A एवं B दोनों होगा। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाए शिक्षण शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा A एवं B दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में निहित है क्या है? जो शिक्षण शास्त्र या फिर जो पेडागोजी है इसमें क्या निहित है? शिक्षा है, शिक्षण है, A एवं B दोनों है या फिर विचार है? तो इस पेडागोजी या फिर शिक्षण शास्त्र का अर्थ ही क्या होता है? शिक्षण की विधियां, यानी कि शिक्षा और शिक्षण दोनों ही शिक्षण शास्त्र में निहित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में प्रमुखता है किसकी? दोस्तों यहाँ पर प्रमुखता पूछी गई है शिक्षण शास्त्र की या फिर पेडागोजी की। वैज्ञानिकता की है, सामाजिकता की है, कक्ष प्रबंधन की है या फिर जीवन मूल्यों की है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो शिक्षण शास्त्र में प्रमुखता है वो वैज्ञानिकता की है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण को समस्या समाधान का आविष्कार किसने कहा है? इंपोर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षण को समस्या समाधान का आविष्कार किसने कहा है? लीविट ने कहा है, ग्रीन ने कहा है, ली ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा H.J. लीविट ने शिक्षण को समस्या समाधान का आविष्कार कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी परिषद द्वारा शिक्षण शास्त्र। यहाँ पर देखिए प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, किसके द्वारा शिक्षण शास्त्र को क्या कहा है? तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी परिषद के बारे में पूछा गया है कि इनके द्वारा शिक्षण शास्त्र को क्या कहा गया है? अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु विधियों का विकास कहा है, तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग एवं मूल्यांकन कहा है या फिर दोनों, या फिर मानवता का विकास कहा है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी परिषद की बात हो रही है तो उन्होंने दोनों ही कहा है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु विधियों का विकास करना और तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग एवं मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो A एवं B दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक शिक्षण करते समय बाल केंद्रित विधियों के साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, तो वहाँ अनुकरण करता है। किसका करता है? शिक्षण शास्त्र का, शिक्षण कला का, शिक्षण विज्ञान का या फिर शिक्षण तकनीकी का। यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित विधियों के साथ साथ किसका प्रयोग करता है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है एक शिक्षक, तो वहाँ अनुकरण किसका कर रहा होता है? शिक्षण शास्त्र का कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा रहेगा? पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों तथा नवीनतम आविष्कारों के शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है? ग्रीन का है, फ्रोबेल का है, मॉन्टेसरी का है या फिर H.S. कुलकर्णी का है? तो राइट आंसर होगा H.S. कुलकर्णी का है। याद रखिएगा, विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों तथा नवीन आविष्कारों के शिक्षा प्रक्रिया के प्रयोग को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। यहाँ कथन H.S. कुलकर्णी का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण शास्त्र का संबंध है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आई के डेविस के अनुसार पूछा गया है, डब्ल्यू के रिचमंड के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में आई के डेविस के अनुसार पूछा गया है कि शिक्षण शास्त्र का संबंध क्या है? शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से है, नैतिक समस्याओं से है, सामाजिक समस्याओं से है या फिर मानवीय समस्याओं से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आई के डेविस के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से शिक्षण शास्त्र का संबंध है। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न है, डब्ल्यू के रिचमंड के अनुसार शिक्षण शास्त्र संबंधित है किससे ही? समुचित अधिगम परिस्थितियों के निर्माण से है, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति से है, अनुदेशन के सर्वोत्तम साधनों की व्यवस्था से है या फिर उपरोक्त सभी से हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी से है। समुचित अधिगम परिस्थितियों के निर्माण से भी हैं, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति से भी हैं और अनुदेशन में सर्वोत्तम साधनों की व्यवस्था से भी डब्ल्यू के रिचमंड के अनुसार शिक्षण शास्त्र संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला या फिर डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है। देखिए सिर्फ यहाँ पर शिक्षण शास्त्र से संबंधित पूछा गया, किसी के अनुसार नहीं पूछा गया है। तो इन चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर देना है कि शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है शिक्षक की लगन से होता है, शिक्षक की प्रतिबद्धता से होता है, शिक्षक की जवाबदेही से होता है या फिर ये सभी से होता है। तो यहाँ पर चार विकल्प पढ़ते ही आप आंसर लगा देंगे। सरल से विकल्प दिए हैं चारों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है वो इन सभी से होता है। शिक्षक की लगन से होता है, शिक्षक की प्रतिबद्धता से भी होता है और शिक्षक की जवाबदेही से भी होता है। तो यहाँ पर ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य है। मैंने आपको फिर बताया है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी सुधार, नैतिकता का विकास, मानवता का विकास या फिर आदर्शवादिता का विकास। तो यहाँ पर शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी सुधार है, शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी का उद्देश्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि शिक्षण शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष, या फिर कला के रूप में और वैज्ञानिक के रूप में या फिर विज्ञान के रूप में। दो भाग मैंने आपको बताए थे और इनमें से कौन कौन से तथ्य निकल के आते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों के मैं 10-10 तथ्य बताऊंगा, अच्छे से सुनिएगा। एक फोटो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा पुश करके। उन सभी को यानी कि टोटल 20 तथ्य बताऊंगा, कलात्मक पक्ष के 10 और वैज्ञानिक पक्ष के 10। तो दोनों को ध्यान से सुनिएगा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसी से संबंधित प्रश्न आगे आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर सीधे से यदि प्रश्न आ जाएंगे कि शिक्षण शास्त्र को कितने भागों में बांटा है, तो आप साधारण तरीके से लगा देंगे 2 भागों में, कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। यदि उनके तथ्यों के बारे में पूछा जाए तो वहां पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि 10-10 जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं इनको ध्यान से सुनिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अगले प्रश्न पे जाइएगा। तो सबसे पहले हम कलात्मक पक्ष या फिर कला के रूप में बात करेंगे, उसके बाद विज्ञान या फिर वैज्ञानिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कलात्मक पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। इनसे जो तथ्य निकल के आते हैं वो 10 तथ्य बताऊंगा। देखिए पहला है कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक प्रस्तुति, दूसरा है संवेगात्मक क्रिया, तीसरा है अभिवृत्तियों और रुचियों का विकास, चौथा है मूल्यों एवं विश्वासों का समावेश, पांचवा है व्यवसायिक प्रतिनिष्ठा,
छठा है दार्शनिक विचार या फिर यूं कह लीजिए कि दार्शनिक कथन, सातवां है व्यापकता का समावेश, आठवां है जन्मजात अध्यापक, नवा है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और 10वां है आलोचनात्मक शिक्षण। ये कला के रूप में ही याद रखिएगा, कला के रूप में ये 10 पॉइंट आपको या फिर ये 10 तथ्य आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अब वैज्ञानिक पक्ष या फिर विज्ञान के रूप में जो 10 तथ्य निकल के आते हैं उनके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं और हम आंसर को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 10 तथ्य हैं उनको भी सुन लीजिए। विज्ञान के रूप में पहला है तकनीकी का प्रयोग, दूसरा है अभ्यास एवं अनुभव, तीसरा तथ्य है शिक्षण के चर, चौथा है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, पांचवा है क्रियात्मकता, छठा है वैज्ञानिक एवं सिद्धांतों का प्रयोग, सातवां है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशल, आठवां है उचित शिक्षण विधियाँ, नवा है प्रशिक्षित अध्यापक और 10वां है विश्लेषणात्मक शिक्षण। ये 10 तथ्य यहाँ पर विज्ञान के रूप में या फिर वैज्ञानिक पक्ष के रूप में आपने जाने, तो इन दोनों 10 तथ्यों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी से संबंधित आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं यह चाहता हूं कि वो प्रश्न आप गलत ना करें, तो सबसे पहले इन 10 तथ्यों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है 15वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शिक्षण शास्त्र के कलात्मक पक्ष से संबंधित है। देखिए कलात्मक पक्ष से पूछा गया है कौन सा तथ्य है, भावात्मक क्रियाएं, मूल्य एवं विश्वास, दार्शनिक कथन और ये चौथा पॉइंट है ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए मैंने आपको कलात्मक पक्ष में भावात्मक क्रियाएं भी बताई थी, मूल्य एवं विश्वास भी बताया था और दार्शनिक कथन भी बताया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने आपको कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष दोनों के 10-10 तथ्य बताए हैं, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि कौन सा कथन शिक्षण शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। शिक्षण के घटक, क्रियात्मक पक्ष, सूक्ष्म स्वरूप या फिर ये तीनों ही कथन शिक्षण शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने राइट आंसर दिया है या नहीं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण शास्त्र क्या है? तकनीकी एवं विधियों का विज्ञान है, दार्शनिक विज्ञान है, मूल्यों का विज्ञान है या फिर आदर्शवादिता का विज्ञान है। तो यहाँ पर शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी क्या है, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा तकनीकी एवं विधियों का विज्ञान है शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र को रचनात्मक शिक्षण शास्त्र का नाम किस विद्वान ने दिया है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है जो शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी है इसको रचनात्मक शिक्षण शास्त्र का नाम किस विद्वान ने दिया है। सिल्वरमैन ने, टीवी नन ने, स्किनर ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिल्वरमैन ने। याद रखिएगा शिक्षण शास्त्र को रचनात्मक शिक्षण शास्त्र का नाम सिल्वरमैन द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है अध्यापक होता है या फिर अध्यापक का गुण कौन सा होता है, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। जन्मजात होता है, प्रशिक्षण द्वारा होता है, दोनों होता है या फिर वातावरण द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम कला और विज्ञान के रूप में जाने, देखिए कला के रूप में जन्मजात होता है अध्यापक का गुण और विज्ञान के रूप में प्रशिक्षण द्वारा होता है अध्यापक का गुण। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र शैक्षिक प्रक्रिया का है, यंत्रीकरण है, वैज्ञानिकीकरण है, दोनों है या फिर सामाजिकरण है। तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र शैक्षिक प्रक्रिया का यंत्रीकरण भी है और वैज्ञानिकीकरण भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र द्वारा संभव होता है, पेडागोजी द्वारा क्या संभव होता है। ज्ञान संचय होता है, ज्ञान संचार होता है, ज्ञान विकास होता है या फिर ये सभी होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र द्वारा संभव होता है वो ज्ञान का संचय भी होता है, ज्ञान का संचार भी होता है और ज्ञान का विकास भी होता है शिक्षण शास्त्र द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र है क्या है, आधुनिक विषय हैं, प्राचीन विषय हैं, ऐतिहासिक विषय हैं या फिर धार्मिक विषय हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षण शास्त्र है जो फिर पेडागोजी है वो एक आधुनिक विषय है। क्या है, आधुनिक विषय है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी किस पर बल देता है? शिक्षण यंत्रों के प्रयोग पर, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर, या फिर उपरोक्त सभी पर? तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र है वो शिक्षण यंत्रों के प्रयोग पर भी बल देता है, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर भी बल देता है, और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर भी शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी बल देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र है क्या है? साधन है, साध्य है, दोनों है, या फिर प्रयोग का सिद्धांत है? जरूरी नहीं कि सभी जगह ए एवं बी दोनों ही राइट आंसर हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है सभी प्रश्नों में। तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र है वो एक साधन है, ना कि साध्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला वाला। आप टिक ए एवं बी देखकर यहाँ पर सी वाला विकल्प नहीं चुनना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जो शिक्षण शास्त्र होता है या फिर जो पेडागोजी होती है वो एक साधन होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षण शास्त्र के प्रमुख साधन है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्राचीन काल के बारे में पूछा गया है, ना कि वर्तमान में। प्राचीन काल में शिक्षण शास्त्र के प्रमुख साधन क्या थे? चार्ट एवं मॉडल, रेडियो टेप रिकॉर्डर, या फिर दूरदर्शन? तो ये चार्ट एवं मॉडल प्राचीन काल में शिक्षण शास्त्र के प्रमुख साधन थे। यदि वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान समय में शिक्षण शास्त्र के साधन क्या थे? चार्ट, दूरदर्शन, चित्र, या फिर नमूने? तो आपको सभी को पता होगा कि दूरदर्शन वर्तमान समय में शिक्षण शास्त्र का साधन है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में समावेश है क्या है? शिक्षण शास्त्र में समावेश अधिगम का, सूक्ष्म शिक्षण का, व्यवहार विश्लेषण का, या फिर इन सभी का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन सभी का। शिक्षण शास्त्र में अधिगम का भी समावेश है, सूक्ष्म शिक्षण का भी है, और व्यवहार विश्लेषण का भी समावेश है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन सभी का। चलिए अगला प्रश्न है, हिलियार्ड-जेसन के अनुसार शिक्षण शास्त्र के लक्ष्य हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षण शास्त्र के 3 लक्ष्य होते हैं। कितने होते हैं? प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षण शास्त्र के कितने लक्ष्य होते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 होगा। अब कौन कौन से होते हैं? सामान्य लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य और प्रमुख लक्ष्य। याद रखिएगा 3 लक्ष्य होते हैं शिक्षण शास्त्र के। पहला होता है सामान्य लक्ष्य, दूसरा होता है विशिष्ट लक्ष्य, और तीसरा होता है प्रमुख लक्ष्य। तो इन तीनों लक्ष्यों के बारे में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हिलियार्ड-जेसन के अनुसार शिक्षण शास्त्र के लक्ष्य है सूचना प्रसार, विशिष्ट कौशलों के अभ्यास में सहायता, पृष्ठ पोषण की व्यवस्था में सहयोग देना, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए हिलियार्ड-जेसन के अनुसार पूछा गया है, तो इनके जो शिक्षण शास्त्र के लक्ष्य है वो सूचना प्रसार भी है, विशिष्ट कौशलों के अभ्यास में सहायता करना भी है, और पृष्ठ पोषण की व्यवस्था में सहयोग देना भी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र के सामान्य लक्ष्य हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य और प्रमुख लक्ष्य। यहाँ पर सामान्य लक्ष्य के बारे में पूछा गया है, अधिगम विधियों का आधुनिकरण, व्यवहार में वांछित संशोधन, कक्षीय शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, या फिर समूची शिक्षा पद्धति का प्रबंधन करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समूची शिक्षा पद्धति का प्रबंधन करना। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा लक्ष्य पूछा गया है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समूची शिक्षा पद्धति का प्रबंधन करना। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का विशिष्ट लक्ष्य है। अब आपको विशिष्ट लक्ष्य बताना है, विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पहचानना, अधिगम विधियों का आधुनिकरण करना, व्यवहार संशोधन, या फिर कक्षीय शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। तो यहाँ पर विशिष्ट लक्ष्य के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पहचानना। यदि सामान्य उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो समूची शिक्षा पद्धति का प्रबंधन करना, और विशिष्ट लक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पहचानना। इन दोनों प्रश्नों के बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य के बारे में पूछा गया है। अब आपको इस प्रश्न में अधिगम विधियों का आधुनिकरण, व्यवहार में वांछित संशोधन, कक्षीय शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए प्रमुख लक्ष्य के बारे में पूछा गया है, तो ये तीनों ही प्रमुख लक्ष्य है शिक्षण शास्त्र के। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, अधिगम विधियों का आधुनिकरण, व्यवहार में वांछित संशोधन, और कक्षीय शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। ये तीनों ही जो कथन है या फिर तीनों ही लक्ष्य प्रमुख लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जनसंचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षण शास्त्र के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण शास्त्र के लक्ष्य, सामान्य, विशिष्ट, प्रमुख। अब इन तीनों उद्देश्यों या फिर इन तीनों लक्ष्यों में आपको बताना है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जनसंचार जो माध्यम होते हैं इनका प्रयोग इन तीनों में से किस में किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये विशिष्ट उद्देश्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जनसंचार माध्यमों का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो विशिष्ट उद्देश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समूची शिक्षा पद्धति में सुधार एवं प्रबंध का उद्देश्य आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था इस प्रश्न का। यहाँ पर प्रश्न में आंसर और आंसर में प्रश्न दे दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है समूची शिक्षा पद्धति में सुधार एवं प्रबंध का उद्देश्य आता है सामान्य उद्देश्य में, विशिष्ट उद्देश्य में, प्रमुख उद्देश्य में या फिर इन सभी में। तो आपने पढ़ा होगा या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है कि ये सामान्य उद्देश्य में आता है, समुचित शिक्षा पद्धति में सुधार एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र। यहाँ पर आपको प्रमुख क्षेत्र बताना है शिक्षण शास्त्र का। शिक्षण अधिगम विश्लेषण का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण या फिर पाठ्यक्रम का विकास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए जो शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है वो शिक्षण अधिगम विश्लेषण का विकास करना है। तो पहला वाला जो आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोन 3 के अनुसार शिक्षण शास्त्र का क्षेत्र है। यहाँ पर रोन 3 के अनुसार पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पहचान, अधिगम पर्यावरण का आयोजन, विषय वस्तु की खोज एवं संरचना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पहचान, अधिगम पर्यावरण का आयोजन और विषय वस्तु की खोज एवं संरचना। ये तीनों ही शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र हैं रोन 3 के अनुसार। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसके अनुसार पूछा गया है उसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूछा गया है शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सूचना का प्रसार, पाठ्यक्रम निर्माण, उद्देश्य निर्माण या फिर लक्ष्य निर्माण। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सूचना का प्रसार शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्ष है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, कितने पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सा पक्ष का कौन सा नंबर आता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि प्रथम पक्ष कौन सा है, द्वितीय पक्ष कौन सा है, तृतीय या फिर चतुर्थ, जितने भी पक्ष होते हैं उनके यहाँ पर आपको सोपान पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में पूछा जाएगा कि शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्ष कितने होते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो याद रखिएगा शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्ष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं। अदापक्ष, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रदापक्ष। याद रखिएगा अदापक्ष, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रदापक्ष, ये 3 पक्ष होते हैं प्रमुख शिक्षण शास्त्र के। अब बात आती है कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है और कौन सा तृतीय है। तो याद रखिएगा अदापक्ष प्रथम पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है या फिर द्वितीय पक्ष कह सकते हैं, और इसको मध्यम पक्ष भी कहा जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, और तृतीय पक्ष है प्रदापक्ष। तो याद रखिएगा अदापक्ष प्रथम पक्ष, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वितीय या फिर मध्यम पक्ष, और प्रदापक्ष तृतीय पक्ष के अंतर्गत आता है। तो जो मैंने आपको बात बताई है इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 3 होगा। प्रमुख पक्ष शिक्षण शास्त्र के कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र के अदा पक्ष से आशय। यहाँ पर अदा पक्ष के बारे में पूछा गया है कि शिक्षण शास्त्र के अदा पक्ष से क्या आशय है। छात्र का व्यवहार से है, शिक्षक का व्यवहार से है, छात्र का प्रारंभिक व्यवहार से है या फिर शिक्षक का प्रारंभिक व्यवहार से है। तो यहाँ पर अदा पक्ष के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा छात्र का प्रारंभिक व्यवहार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षण शास्त्र के प्रदा पक्ष से अभिप्राय है। अभी हमने अदा पक्ष के बारे में जाना, अब आपको प्रदा पक्ष के बारे में बताना है। शिक्षक का प्रारंभिक व्यवहार, छात्र का अंतिम व्यवहार, शिक्षक का प्रारंभिक व्यवहार या फिर शिक्षक का अंतिम व्यवहार। तो देखिए, अदा पक्ष में छात्र का प्रारंभिक व्यवहार होता है और प्रदा पक्ष में छात्र का अंतिम व्यवहार होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद में रखना है। छात्र का प्रारंभिक व्यवहार अदा पक्ष में होता है और छात्र का अंतिम व्यवहार प्रदा पक्ष में होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शिक्षण शास्त्र से संबंधित है? अदा, प्रदा, अधिगम प्रक्रिया या फिर ये सभी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षण शास्त्र के 3 पक्ष होते हैं, अदा पक्ष, प्रदा पक्ष और अधिगम प्रक्रिया पक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अदा प्रक्रिया में समावेशित नहीं होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अदा प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है छात्रों का बोध स्तर, छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्रों का अभिप्रेरणा स्तर या फिर विषय वस्तु की विशेषताओं की पहचान। तो यहाँ पर अदा प्रक्रिया में जो समावेशित तथ्य नहीं होता है वो विषय वस्तु की विशेषताओं की पहचान, ये अदा प्रक्रिया में समावेशित नहीं होता है। अब बात आती है कि किसमें समावेशित होता है? तो याद रखिएगा, ये प्रदा प्रक्रिया में समावेशित होता है, ना कि अदा प्रक्रिया में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रदा पक्ष से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले पूछा गया था अदा पक्ष के बारे में, अब आपसे प्रदा पक्ष के बारे में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा तथ्य है जो प्रदा पक्ष से संबंधित नहीं है? छात्रों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु की विशेषताओं की पहचान, विषय वस्तु द्वारा प्राप्त लक्ष्यों का स्पष्टीकरण या फिर उद्दीपनों का विश्लेषण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों का पूर्व ज्ञान। ये तथ्य प्रदा पक्ष से संबंधित नहीं है। अब बात आती है कि ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये प्रदा पक्ष से संबंधित नहीं है, ये अदा पक्ष से संबंधित तथ्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के स्तर होते हैं। यहाँ पर आपको विषय वस्तु के स्तर बताना है, कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विषय वस्तु के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट से के माध्यम से बताइएगा, वहीं पर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आपने सही बताया है या गलत। तो कमेंट से के माध्यम से जरूर बताइएगा कि विषय वस्तु के जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण संबंधित है किससे हैं? विषय वस्तु से हैं, शिक्षण अभ्यास से हैं, शिक्षण प्रयोग से हैं या फिर ए बी दोनों से हैं? तो यहाँ पर जो विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण है वो विषय वस्तु से भी संबंधित है और शिक्षण अभ्यास से भी संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण विश्वास में निहित तत्व है। क्या है? शिक्षण में संलग्नता है, शिक्षण में निष्ठता है, शिक्षण में प्रतिबद्धता है या फिर ये सभी हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी है। शिक्षण विश्वास में शिक्षण में संलग्नता भी है, शिक्षण में निष्ठता भी है और शिक्षण में प्रतिबद्धता भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शिक्षण अभ्यास से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको कौन सा तथ्य शिक्षण अभ्यास से संबंधित नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षण युक्तियों का प्रभावशाली उपयोग, प्रभावशाली संप्रेषण, श्रव्य दृश्य सामग्री का उचित उपयोग या फिर शिक्षण वृत्ति में नैतिक मूल्यों का पालन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षण वृत्ति में नैतिक मूल्यों का पालन। ये तथ्य शिक्षण अभ्यास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग संबंधित है। यहाँ पर आपको शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षण अभ्यास से हैं, विषय वस्तु से हैं, शिक्षण विश्वास से हैं या फिर इन सभी से हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का जो प्रयोग है ये शिक्षण अभ्यास से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृष्ठपोषण शिक्षण शास्त्र का सोपान है। यहाँ पर आपको बताना है जो पृष्ठपोषण है वो शिक्षण शास्त्र का कौन सा सोपान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर अंतिम है? तो याद रखिएगा ये अंतिम सोपान है पृष्ठपोषण शिक्षण शास्त्र का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा अंतिम सोपान। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षण शास्त्र का प्रथम सोपान है पृष्ठपोषण है, मूल्यांकन है, क्रियाओं का निर्धारण है या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठपोषण के बारे में तो बता चुका हूँ, ये अंतिम सोपान है। प्रथम सोपान के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, ये शिक्षा शास्त्र का प्रथम सोपान है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षण शास्त्र का पक्ष है। इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कौन सा पक्ष है, प्रथम है, मध्यस्थ है, तृतीय है या फिर अंतिम है। तो राइट आंसर होगा मध्यस्थ। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो शिक्षण शास्त्र का मध्यस्थ पक्ष होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदा शिक्षण शास्त्र का कौन सा पक्ष है। देखिए दोस्तों इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, प्रदा पक्ष शिक्षण शास्त्र का कौन सा पक्ष होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहाँ पर जो प्रदा शिक्षण शास्त्र है ये तृतीय पक्ष होगा शिक्षण शास्त्र का। अदा पक्ष के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये प्रथम पक्ष होगा। अदा शिक्षण शास्त्र का प्रथम पक्ष होगा। देखिए अदा प्रथम होगा, प्रदा तृतीय होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वितीय या फिर मध्यम पक्ष होगा। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सुकरात को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाए तो आप उसे मानेंगे जन्मजात शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, दोनों या फिर अर्जित शिक्षक। तो यहाँ पर सुकरात को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाए तो आप उसे जन्मजात शिक्षक मानेंगे। क्या मानेंगे, जन्मजात शिक्षक मानेंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से शिक्षक को ज्ञान होता है। किसका होता है, शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण विज्ञान का या फिर इन सभी का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होता है, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होता है और शिक्षण विज्ञान का भी ज्ञान होता है शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से एक शिक्षक को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो इन सभी का ज्ञान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में विश्लेषणात्मक शिक्षण संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। विश्लेषणात्मक शिक्षण की बात हो रही है कि ये शिक्षण शास्त्र में किससे संबंधित है, कलात्मक पक्ष से हैं, वैज्ञानिक पक्ष से हैं, दोनों से हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये दोनों से संबंधित है। विश्लेषणात्मक शिक्षण कलात्मक पक्ष से भी हैं और वैज्ञानिक पक्ष से भी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों से। चलिए अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक शिक्षण को शिक्षण शास्त्र के किस पक्ष से संबंधित माना जाता है। देखिए हाल ही में हमने जाना 56 नंबर के क्वेश्चन में कि विश्लेषणात्मक शिक्षण जो है वो कलात्मक पक्ष से भी संबंधित है और वैज्ञानिक पक्ष से भी संबंधित है। अब आपको यहाँ पर आलोचनात्मक शिक्षण के बारे में बताना है कि ये किससे संबंधित है, कलात्मक पक्ष से, वैज्ञानिक पक्ष से, दोनों से या फिर नैतिक पक्ष से। तो यहाँ पर ये जो संबंधित है ये कलात्मक पक्ष से संबंधित है आलोचनात्मक शिक्षण। याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाए तो वो कलात्मक पक्ष से भी संबंधित है और वैज्ञानिक पक्ष से भी संबंधित है, और आलोचनात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाए तो ये सिर्फ कलात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित है। किससे हैं, कलात्मक पक्ष से हैं, वैज्ञानिक पक्ष से हैं, दोनों से हैं या फिर सामाजिक पक्ष से हैं। यहाँ पर प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही है तो ये कलात्मक पक्ष से भी संबंधित है और वैज्ञानिक पक्ष से भी संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों से संबंधित है प्रभावी शिक्षण अधिगम शिक्षण शास्त्र में। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र की अवधारणा के विकास में सहयोग रहा है। किसका रहा है, श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का, विकसित यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग का, दोनों का या फिर मानवता का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब शिक्षण शास्त्र की अवधारणा के विकास में श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का भी सहयोग रहा है और विकसित यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग का भी सहयोग रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों का उपयोग रहा है शिक्षण शास्त्र की अवधारणा के विकास में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन एवं अधिगम शिक्षण शास्त्र के विकास में क्या है, सहायक है, बाधक है, उदासीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभिक्रमिक अनुदेशन और अधिगम की बात हो रही है तो ये दोनों शिक्षण शास्त्र के विकास में सहायक, क्या है, सहायक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा।
चलिए यहाँ पर हमने शुरू में 60 प्रश्न आपको बताए थे। एक और प्रश्न आपको बता देते हैं। शिक्षण शास्त्र की प्रकृति है कैसी है? कलात्मक है, वैज्ञानिक है, तकनीकी से संबंधित है, या फिर ये सभी है, इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र की प्रकृति है वो कलात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है और तकनीकी से संबंधित भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। तो यहीं पर हमारे जो 60 प्रश्न थे दोस्तों पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट थे सभी। ज़्यादातर मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये प्रश्न याद हो गए होंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।